नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे में और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। जैसे कि हम हर एपिसोड में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई ना कोई बात जरूर करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक जरूर लेकर आते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि आप जब अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को चुने तो उसे अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कैसे अलाइन करें। जैसे हर किसी का गोल अलग अलग होता है। किसी का गोल ये होता है कि उसे ट्रैवल करना है, कुछ पैसों का एक बजट बना के वो आपकी ट्रैवल गोल्स को पूरा करता है। किसी का गोल होता है कि उसे 5 साल बाद कोई कार परचेज करनी है जो उसकी ड्रीम कार है। किसी को कोई हाउस परचेज करना होता है। किसी को मैरिज के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है कि उस वक्त वो उससे पैसे निकाले। किसी को चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए करना होता है, तो किसी को रिटायरमेंट के लिए। ऐसे ही अलग अलग गोल्स होते हैं सबके, लेकिन उन्हें आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम और अपने म्यूचुअल फंड की जितनी भी हमारे पास वेराइटीज मौजूद हैं उसके साथ कैसे अलाइन करें, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर अनंत एसोसिएट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे अपने व्यूज शेयर करने का जो मेरे को आपने मौका दिया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बताएं आप, क्या आपका क्वेश्चन है? सर, शुरुआत यहीं से करेंगे कि हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर किसी का मोटिव अलग होता है, हर किसी की लाइफ में चीजें अलग होती हैं। ऐसे में सबसे पहले हम जनरिक बात करते हैं कि अगर किसी का फाइनेंशियल गोल ये है कि उसको अगले 5 सालों के लिए निवेश करना है, मिनिमम जो टेन्योर कहा जाता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का कि आपको रखना चाहिए, तब तक के लिए अगर किसी को निवेश करना है, तो आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड या फिर आप कैसे उसको अलाइन कर सकते हैं अपने गोल के साथ। देखिए, म्यूचुअल फंड को लेके अभी थोड़ा सा मार्केट में लोगों को कुछ ज्ञान भी कम है। म्यूचुअल फंड ये माना जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे का सारा शेयर बाजार में या इक्विटी फंड्स में लगता है। जबकि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड जो एक प्लेटफॉर्म है, ये अलग अलग जगह पर पैसा लगाते हैं। आपका पैसा शेयर मार्केट में तो लगता ही लगता है, बट म्यूचुअल फंड में साथ में गोल्ड और सिल्वर में भी पैसा लग सकता है। और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनमें फिक्स रिटर्न भी रहती है, जिनको हम डेट फंड्स बोलते हैं। तो अगर किसी ने कोई भी अगर फाइनेंशियल गोल अपना प्लान करना है म्यूचुअल फंड का, तो सबसे पहले उनको ये देखना रहेगा कि समय कितना है उनको। जो उनका फाइनेंशियल गोल है, कितने समय के बाद चाहिए उनको, 3 साल के बाद चाहिए या 5 साल के बाद चाहिए। और उस समय को आइडेंटिफाई करने के बाद सामने से उनका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, कितने वो रिस्क ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली फिर वो उनका म्यूचुअल फंड डिसाइड होता है। जितना कम टेन्योर होगा, अगर वो 5 साल से कम आते हैं, 3 साल में आते हैं या उससे भी कम टेन्योर के लिए पैसा रखते हैं, तो हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि कम से कम इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए। और जितना लंबे समय के लिए क्लाइंट निवेश करना चाहता है और गोल फाइनेंशियल गोल उनका लंबे समय के लिए है, तो इक्विटी का एक्सपोजर उतना ही ज्यादा होना चाहिए और उनका मैच्योरिटी से पहले इक्विटी कम हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फाइनेंशियल गोल पूरा होने में समय कितना है। उस समय के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपका इक्विटी कितना हो, डेट कितना हो और गोल्ड कितना हो। अब अगर ये खुद से नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो अपने आसपास आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जिनके साथ आप बात करते हैं, उनके साथ आप बैठकर अपने गोल्स को और अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें और अकॉर्डिंगली फंड को फिर अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें आपने कही कि टाइम बहुत मैटर करता है कि टाइम आप कितना दे रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा क्या और भी कोई फैक्टर है जिसे कंसिडर किया जाना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं अपने लिए। यस मैम, इसके अलावा टाइम के अलावा फिर हम ये देखते हैं कि अगर मेरा टाइम डिसाइड हो गया है, टाइम डिसाइड होने के बाद सेकंड चीज आती है रिस्क। रिस्क के हिसाब से एसेट एलोकेशन डिसाइड हो जाती है। एसेट एलोकेशन का मीन्स है कि कितना पैसा इक्विटी में, कितना डेट में और कितना गोल्ड में। अब ये तीनों चीज डिसाइड होने के बाद भी जब हम फिर किसी भी फंड को हम जब चूज करते हैं या ऑप्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फंड का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बाजार में फंड ने क्या रिटर्न डिलीवर किया है उस समय में, बाकी फंड्स के कंपैरिजन में क्या ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी को, जिस कैटेगरी में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, या उस कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी फंड को ऑप्ट करते हैं,
तो केवल ये नहीं देखना है कि पिछले 3 महीने 6 महीने में फंड ने क्या रिटर्न डिलीवर किया है, रादर जितना लंबे समय का हमें उसका रिकॉर्ड मिल जाए, ट्रैक रिकॉर्ड मिले, तो वहां से हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि फंड में कंसिस्टेंसी कितनी है, स्थिरता कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली ही हमें फंड को चूज करना चाहिए कि फंड का एक्चुअल रिटर्न क्या आ रहा है। बिल्कुल सर। तो सर ऐसे में ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आप उसे चूज करें, लेकिन किस तरह के फंड को चूज करें, क्योंकि मार्केट में इतनी तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं कि लोग अक्सर जब निवेश करने उतरते हैं तो वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में एक्चुअली उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी का 5 साल का गोल है तो वो किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करे, अगर किसी का 10 साल का गोल है तो वो किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करे। देखिए मैम, अगर किसी को 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी के फंड्स आते हैं जिनमें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी रहती है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश बिजनेस हैं और मार्केट लीडर्स हैं। उनमें कंपैरेटिवली बहुत कम रिस्क रहता है। अगर हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें जो ग्रोथ है वो भी मॉडरेट मिलता है, और कहीं ना कहीं रिस्क भी हमारा कंट्रोल में रहता है। साथ में अगर थोड़ा सा इन्वेस्टर रिस्क और ले ले पाए या ले सकता है तो वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी जा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या रहता है कि हम फंड मैनेजर को पूरे राइट्स दे देते हैं कि बाजार के अनुसार, बाजार की मूवमेंट के अनुसार वो किसी भी कैटेगरी के अपना जो मार्केट कैप के उसमें जा सकता है। जैसे लार्ज कैप में भी वो पैसा लगा सकता है, मिड कैप में भी लगा सकता है और स्मॉल कैप में भी लगा सकता है। यस, अगर कोई 5 से लेकर बढ़ के जाता है, 7 साल 10 साल 12 साल 15 साल के लिए निवेश करना चाहता है, तो यस वो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एसआईपी रूट से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी रूट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। लमसम में पैसा ना डालकर वो एसआईपी रूट से 10-15 साल के लिए मिड एंड स्मॉल कैप को भी चूज कर सकता है जी। बिल्कुल सर। तो चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल की तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जो मैंने शुरुआत में कहा कि हर किसी का गोल अलग अलग होता है, किसी का गोल रिटायरमेंट प्लानिंग है, किसी का गोल चाइल्ड एजुकेशन का है। तो ऐसे में अगर किसी का गोल है कि उसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए अपना एक फंड, एक कॉपस क्रिएट करना है अच्छा खासा, तो उसे किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, और अगर किसी का रिटायरमेंट प्लान है तो उसे किस तरह के फंड चूज करने चाहिए, अगर उनके पास मान लीजिए अभी से 20 साल का समय है या 15 साल का समय चाइल्ड एजुकेशन के लिए, 20 साल का समय रिटायरमेंट के लिए, तो वो किस तरह से प्लान करें। देखिए म्यूचुअल फंड में अगेन, अगर कोई रिटायरमेंट के लिए अपना प्लान करना चाह रहा है या बच्चे के लिए, एक बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाह रहा है, तो स्पेसिफिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स आते हैं जो कि बच्चों के भविष्य के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रॉपरली डिजाइन किए होते हैं। और साथ में रिटायरमेंट कैटेगरी को लेके भी अलग से फंड आते हैं। अब यहाँ पे भी, इनमें भी आगे 2 से 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगेन, समय कितना है, कितने समय के लिए निवेश करना है, उसके हिसाब से ही हमें कैटेगरी को चूज करना है। जैसे एक कैटेगरी रहती है जिसमें सारे का सारा पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है, तो अगर 15 से 18 साल या 20 साल का टेन्योर है तो हमें उस कैटेगरी को ऑप्ट करना चाहिए। और अगर किसी का समय 10 साल से कम वाला है तो हाइब्रिड कैटेगरी में जाना चाहिए, जिसमें अगेन इक्विटी और डेट का जो पार्ट है वो बैलेंस करके चलते हैं। बाकी अगर किसी का टेन्योर 5 साल से कम का है और बच्चे के भविष्य के लिए या रिटायरमेंट के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी में, रिटायरमेंट में, हम डेट ओरिएंटेड फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगेन वही बात आ जाती है कि क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना रिस्क क्लाइंट ले सकता है, अकॉर्डिंगली फंड डिजाइन होता है और अकॉर्डिंगली फंड सिलेक्ट होता है जी। सर तो जो नए निवेशक ऐसे में मार्केट में आते हैं, कुछ नए निवेशक भी होते हैं जो हर वक्त एसआईपी के रूप से मार्केट में स्टार्टिंग करने की कोशिश करते हैं, उन्हें किस तरह की अपने रिस्क, क्योंकि उनके पास तो रिस्क प्रोफाइल अच्छी होती है, जो नई एंट्री करते हैं मार्केट में वो मोस्टली वो लोग होते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी होती है, तो ऐसे रिस्क अच्छी एपेटाइट वाले लोगों को किस तरह चूज करना चाहिए। मैडम, कोविड के बाद 2020 से लेके अब तक एक्चुअल में मार्केट में उस तरीके का रिस्क आया ही नहीं। तो जो जो ये जो नए एंट्रेंट्स हैं, जो हमारे नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो अभी तक उस तरीके का समय मार्केट में इन्होंने देखा नहीं है, तो इसलिए रिस्क का जो इनका लेवल है, रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है, वो लगता है कि बढ़ी हुई है। तो इनको करना है, अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो यस, इनको लमसम अवॉइड करना चाहिए, इनको एसआईपी रूट से पैसा डालना चाहिए। जब जब बाजार में कुछ करेक्शंस आए,
बाजार में उतार चढ़ाव बाजार का एक फितरत है, एक नेचर है, वो छूट छूट नहीं सकता। जब जब बाजार में कभी बाजार नीचे आए और मन करे कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट नीचे चला गया, मेरे को तो ये सारा निकाल लेना चाहिए, तब हिम्मत करके थोड़ा और पैसा डाल दें। अगर कोई एसआईपी कर रहा है, एग्जाम्पल से मैं बात करता हूं, अगर कोई एसआईपी कर रहा है, लेट से 5,000 रुपया महीने की कर रहा है, और गलती से बाजार 5 या 10% नीचे आ जाता है, तो उनको चाहिए कि 3 या 4 महीने का एसआईपी इकट्ठा डाल दें। अगर 5 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 5 से 10 साल में आपको 2 से 3 बार ऐसे मौके मिल जाते हैं जहां पे आपको बाजार अच्छा खासा करेक्शन दिखाता है। उस करेक्शन में हमें लमसम पैसा डालना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ पैसा अपना लिक्विड में या बैंक में, एफडी में, या कहीं भी लिक्विड सोर्स में रखना चाहिए, कि बाजार में कभी करेक्शन आए तो मैं उस पैसे को डाल बाजार में टॉपअप कर पाऊं। तो इससे क्या रहेगा कि अगर बाजार नीचे आता भी है तब भी मेरे को खुशी होगा। आज बाजार चढ़ रहा है ऊपर, मैं धीरे धीरे करके पैसा लगा रहा हूं तो अच्छा लग रहा है। कल बाजार अगर नीचे आता है और मेरे पास फंड्स पड़े हैं, तो मैं वेट करूंगा कि बाजार नीचे आए, मेरा एनएवी सस्ता हो, मैं सस्ते एनएवी पे जाके उसको परचेज करूं। तो इससे हमारा कहीं ना कहीं एक बिहेवियर भी मैनेज हो जाता है, और रिस्क भी थोड़ा सा हमारा कंपैरेटिवली कम हो जाता है। बिल्कुल। सर लेकिन एक डेटा आया था जैसे कि आपने कहा कि हाँ कोविड इन्वेस्टर्स जो कोविड में आए हैं उनके लिए अभी तक इतना ज्यादा रिस्क आया नहीं, बस पिछली जो अभी गिरावट हमने देखी थी, जो पिछले 5 महीनों में गिरावट देखी है वो काफी ज्यादा थी उनके लिए, क्योंकि उसमें भी एक अच्छा खासा निफ्टी करेक्ट हो गया था। और आई गेस जितना भी मार्केट था ओवरऑल उसमें करेक्शन हुई थी, वैल्यूएशन के लिहाज से जो बहुत तेजी से चल रहे थे स्टॉक उनमें भी रुकावट आई थी। तो उस वक्त हल्का फुल्का उनका जो भरोसा है वो म्यूचुअल फंड से भी हिला था, तभी उन्होंने उससे भी अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको निवेश बढ़ाना चाहिए ना कि उसे घटाना चाहिए। तो ऐसे में आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपका निवेश जब सस्ती हो जाए एनएवी तो उसमें आप जा सकते हैं बिल्कुल एसआईपी रूट के थ्रू से। लेकिन एक स्टडी आई है, एक ऐसी खबर थी कि जिसके मुताबिक अभी मैं हाल ही की बात करती हूँ कि मई के महीने में ही काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने बाजार को देखते हुए इक्विटीज से पैसा निकाला है। हालांकि अभी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी इनफ्लो इंटैक्ट है, लेकिन इक्विटीज से उन्होंने अपना पैसा निकाला है और उनका जो रुझान है वो फिक्स्ड इनकम और डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी जो पोर्टफोलियो है उसकी एलोकेशन को कितना रखना चाहिए हमें? मैम ये हर इन्वेस्टर का इंडिविजुअल एक जो रिस्क एपेटाइट है, और जैसे जहां से हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंगली ही ये वो लेवल निकल कर आता है कि मेरे को पैसा कब चाहिए। अभी जी। अगर मेरे को आने वाले 6 महीने में पैसा चाहिए या 9 महीने में पैसा चाहिए, तो डेफिनेटली मेजर चंक ऑफ माय मनी शुड बी इनटू द डेट फंड, मतलब वो डेट फंड में होना चाहिए, लिक्विड फंड में होना चाहिए। बट अगर मेरे को 5 साल के बाद या 7 साल के बाद पैसा चाहिए, तो मेरे को अभी फिर डेट में उतना एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। ज्यादा मेरे को इक्विटी में, लार्ज कैप में और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रहना चाहिए। जहां तक बात करते हैं कि मार्केट जैसे अब मई में मार्केट पीछे डाउन गया है कुछ, तो मार्केट नीचे आया, तो मैम ये मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का तो ये नेचर है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो नीचे भी आएगा ही आएगा। ये इन्वेस्टर को जरूरत है अपना एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की। अभी वही बात है मैम, हमने ऊपर 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 देखा, तो जब ऊपर ऊपर जा रहा था तो हमने जो हमारे पास था सब लगा दिया। जी। मार्केट जब ऊपर जाता है तब हम कभी भी एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं करते हैं। बैंक में मेरा जो पैसा पड़ा है मैं वो भी डाल देता हूँ, मेरे को पैसा जो 2 महीने बाद चाहिए वो भी डाल देता हूँ। जब कभी मार्केट ऐसा करेक्शन में आता है तो मेरे को वो प्रॉब्लम मार्केट से नहीं होती, 2 महीने बाद जो मेरा रिक्वायरमेंट है मनी का, उस मनी को मैं कहीं लूज ना कर दूं, उस वे से मैं पैसा निकाल लेता हूँ। तो हम्म। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें इन्वेस्टर्स को समझ में आई है कि बाजार में जैसे जैसे बाजार चढ़ रहा है हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, पर हमें बैकअप भी रखना है, क्योंकि जी। बाजार में करेक्शंस आती हैं। हर 2 से 3 साल के बाद एक करेक्शन का हमें दौर दिखता है। तो जब ये करेक्शन आती है और मेरे पास सरप्लस पैसा डेट फंड में पड़ा है, तो उस पैसे के साथ अगेन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग निकल गए हैं फरवरी में, अप्रैल में, मई में, उनको तो आज हम अगर बात करें बाजार दोबारा मैडम ऊपर आ गया, तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे उनको मतलब नुकसान एक तरह से हुआ है, क्योंकि वो सस्ते रेटों के ऊपर निकल गए जब बाजार करेक्शन में था। बट उस पीरियड में कुछ ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा डाला भी है,
तो जिन्होंने मैडम पैसा डाला है, फरवरी में डाला है, अप्रैल में डाला है, अप्रैल एंड में डाला है, आज वो अगर उनका हम रिटर्न देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश है। तो अगेन बिल्कुल। वही है, जब हमें प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग जो है फुल प्रूफ होना चाहिए, करेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लान करना है कि आज हमें सारा पैसा नहीं मार्केट में डाल देना, हमें कुछ पैसा लिक्विड में ही डेट फंड में रखना है, मेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो मेरी को शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज अगर बाजार में कहीं करेक्शन आती है तो उस करेक्शन को मीटअप करने के लिए, करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। अदरवाइज अब करेक्शन आती है तो मेरे को डर लगता है, मेरे को थ्रेट लगता है, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पास पैसा पड़ा है और वो पैसा अगले 5 साल मेरे को चाहिए नहीं, तो मैं पैसा डेफिनेटली करेक्शन में डालूंगा। आप देखिए ना, मैं अगेन अप्रैल में जिन्होंने पैसा डाला है आज वो अच्छा खासा पैसा बना के बैठे हैं। सेम टाइम पे कुछ निवेशक ऐसे होंगे जिनको निकालना भी पड़ा, जिन्होंने वो पैसा निकाला है मैडम, तो फिर अगेन उनको आज थोड़ा सा लग रहा है कि उनके शायद वो गलती हो गई है। तो ऐसा प्लान करके चलना चाहिए। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में तो हमने बातचीत कर ली कि किस तरह के आपको म्यूचुअल फंड चूज कर लेने चाहिए। डेट से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उनको लेकर इतनी ज्यादा अभी तक जो लोग हैं उनमें जागरूकता नहीं है। तो अगर किसी को डेट ओरिएंटेड फंड्स चूज करने हो तो वो किस तरह के फंड्स को चूज करें, और ये कि आपका जो निवेशक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें आप इस वक्त क्या सलाह देंगे बाजार को लेकर या म्यूचुअल फंड्स को लेकर? मैडम सबसे पहले तो डेट फंड हमें समझना पड़ेगा कि डेट फंड होते क्या है। डेट फंड बेसिकली इक्विटी फंड से ज्यादा बड़ी मार्केट है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म से लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देके पैसा रेज करते हैं। कंपनीज भी पैसा रेज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो भी अपना पैसा मार्केट से रेज कर रहे हैं, बैंक भी अपने कारोबार को करने के लिए मार्केट से फिक्स रिटर्न के ऊपर पैसा रेज करते हैं। तो डेट फंड में हमें, जब भी डेट फंड हमें चूज करना है तो सबसे पहले जैसे इक्विटी फंड में हम टाइम को लेके चल रहे हैं कि कितने समय का मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, कितने समय का पैसा है, वैसा मेरे को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेरा पैसा 5 महीने का है, 10 महीने का है, 1 साल का है, 3 साल का है, या 5 साल का है। तो अकॉर्डिंगली डेट फंड में भी कैटेगरी होती है जहां पर म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उन्होंने उतनी देर के लिए वो पैसा आगे मार्केट में निवेश किया होता है, उतनी ड्यूरेशन के उन्होंने वो पेपर्स लिए होते हैं। तो मेरे को अगर मेरा टाइम क्लियर है तो अकॉर्डिंगली मेरे को लिक्विड फंड करना है या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड करना है, ये सब उनके नाम है। आपके समय के हिसाब से ये सारे फंड डिजाइन हुए हुए हैं। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले फंड में निवेश करना है या कॉरपोरेट सेक्टर वाले फंड में निवेश करना है, सब चीजें निकल कर आती हैं कि आपके पास निवेश करने के लिए समय कितना है। और ये सब चीजें बिल्कुल। आप अपने एडवाइजर के साथ अगर बैठते हैं तो अगेन एडवाइजर आपको बहुत अच्छे से समझाता है और आपको एक सूटेबल प्रोडक्ट आपको देता है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इनिशियली आप खुद से ऐसा ट्राई ना करें, अपने एडवाइजर के साथ बैठें, अपना रिस्क एनालिसिस कराने के बाद, समय अपना आइडेंटिफाई करने के बाद कि कितनी देर के लिए आपने निवेश करना है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर की आप हेल्प लें। सर बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, हमने बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स ने, मुझे यकीन है कि सीखा होगा इससे कि आपके लिए रिस्क एपेटाइट और आपका टाइम होराइजन सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप एक म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए जाते हैं, और स्पेशली जब आप उसे अपने किसी फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन करके रखते हैं, तो ये दो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सर ने एक्सपोजर्स भी डिफाइन किए कि किस तरह से आप एक्सपोजर ले सकते हैं डेट में या फिर इक्विटीज में आपके टाइम होराइजन के हिसाब से। उसके साथ ही जो भी हमारा डिस्कशन रहा वो काफी अच्छा रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स एंड फॉर योर टाइम। धन्यवाद मैम, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा ये मौका था मैम, अपने ये जो नए निवेशक हमारे आ रहे हैं जो बाजार में ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनके साथ अपने कुछ व्यू शेयर करने का, म्यूचुअल फंड्स को लेके कुछ और इन्फॉर्मेशन उनको पास आउट करने का। तो हमारे लिए भी ये हमेशा एक ऐसा बड़ा ही अच्छा मौका होता है और अच्छा हमें लगता है कि हम निवेशकों के साथ ऐसे बात कर पाएं, उनको कुछ गाइड कर पाएं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर कर सही रिजल्ट, अपना सही जो अपना नतीजे हैं वो प्राप्त करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, नमस्कार जी। जी। तो दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे फाइनेंस के फंडे में कुछ नया लेकर, किसी नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको देखते रहना है जागरण बिजनेस और अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करते रहिए जिससे हमें ये पता चलता रहे कि आपको और किस टॉपिक के बारे में इस वक्त जानकारी चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण।